नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की भूगोल भाग का के पाठ 7 भू आकृतियां एवं उनका विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम भूगोल कक्षा 11 के पाठ 7 भू आकृतियाँ एवं उनका विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला, भू आकृतियाँ क्या है। पृथ्वी पर छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। दूसरा है, भू आकृति कारक किन दो प्रकार की आकृतियाँ स्थल रूपों को बनाते हैं। भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण से में सूक्ष्म है, अतः ये दोनों प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, अपरदित व निक्षेपित। तीसरा प्रश्न है, प्रवाहित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। चौथा प्रश्न है, पेनी प्लेन या संप्रदाय मैदान क्या है। नदी अपरदन के द्वारा बने मैदान संप्रदाय मैदान या पेली प्लेन कहलाते हैं। कार्स्ट शिलाकृत का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया व उसके निक्षेपण से बने स्थल रूपों को काष्ठ शिलाकृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पवन किन प्रदेशों में अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। तो पवन उष्ण मरुस्थलों व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, जलप्रपात नदी किस अवस्था में निर्मित होते हैं। जलप्रपात उत्तर होगा, जलप्रपात नदी की युवावस्था में बनते हैं जब नदी पहाड़ों पर बह रही होती है। नेक्स्ट है, जलगर्तिका व अवनामित कुंड में क्या अंतर है। तो उत्तर होगा, नदी तल में फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूमकर गर्त बना देते हैं, इसे जलगर्तिका कहते हैं। यही गर्त बड़े होकर अवनमित कुंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती है तो उनका प्रवाह धीमा पड़ता है और वे अपने साथ के कंकड़ पत्थर को तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती हैं, यही जलोढ़ पंख कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बड़े वाले में, नदी विसर्प की निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताओ। तो उत्तर होगा, नदी मार्ग में यस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। नदी के बाहरी किनारे पर अपरदन तथा भीतरी किनारे पर निक्षेपण से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। इस आप चित्र को देख लीजिएगा, दोनों का आपके बुक में भी मिल जाएगा, अवलोकन करिए इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गुम्फित नदी का निर्माण प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाइए। तो उत्तर होगा, नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लगती है। इससे नदी कई शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग होती हैं। ऐसी शाखाओं में बटी नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। तो गुम्फित नदी आप ये चित्र भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। कई आकारों में बट जाती है जबकि है एक ही नदी। अगला प्रश्न है, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाओं का निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो उत्तर होगा, नदी का जल जब किसी कठोर चट्टान से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टान आ जाती है जिसे वह आसानी से काट लेती है, तो धीरे धीरे नदी के जल में अंतर आ जाता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। नेक्स्ट, क्षिप्रिका नदी तल पर जब कठोर एवं नरम चट्टानें क्रम में से आ जाती हैं तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लगती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं, इन्हें ही क्षिप्रिका कहते हैं। उत्तर होगा, अब देखिए चौथा प्रश्न में इनका चित्र बनाना है, जलप्रपात का, क्षिप्रिका का, जलोढ़ पंख। ये आप अपनी किताब में भी देख लीजिएगा या फिर वीडियो को स्किप करके इन देख लीजिएगा। दो प्रश्न यहाँ हो गए, जलप्रपात और क्षिप्रिका, और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा होगा, जलोढ़ पंखों का निर्माण इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, डेल्टा निर्माण को
चित्र द्वारा समझाइए। नदियाँ समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद व मंद ढाल के कारण बहुत मंद गति से बहती हैं। वह अवसाद को आकार में जमा कर देती हैं, इसे ही डेल्टा कहते हैं। ये देख लीजिएगा उत्तर, ये चित्र आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, घोलरंध्र किस प्रकार की आकृति है? तो घोलरंध्र भौम जल द्वारा निर्मित आकृति है। यह काष्ठ क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में जल के संपर्क में आने से ये शैलें घुल जाती हैं। इस तरह की कीप आकृति के बने छिद्र घोलरंध्र कहलाते हैं। काष्ठ क्षेत्रों में ये बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं। 7वां है, भौम जल के निक्षेपण से बनी भौम्याकृतियों की रचना प्रक्रिया बताई। तो भूमि के अंदर बहते हुए जल से कंदराओं का निर्माण होता है। इन कंदराओं की छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल टपकता है। इनमें मौजूद कैल्शियम नीचे जमा रहता है एवं नीचे टपकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कहीं कहीं आपस में मिल जाते हैं, इन्हें स्तंभ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाएं क्या है? चित्र द्वारा समझाइए। तो आप चित्र द्वारा तो देख सकते हैं, लेकिन देखिए, जब नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों में प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह होते हैं। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदान में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकती है जो अत्यधिक नदी जल स्तर को दिखाती है, वही क्या मतलब कहती है, ठीक है ना। ये वेदिकाएं हैं। अब वेदिकाएं में युग्मित वेदिकाएं क्या है? यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती है तो उन्हें युग्मित वेदिकाएं, देखिए इधर इधर समान ऊंचाई में है, इसलिए युग्मित वेदिकाएं होगी। अयुग्मित वेदिकाएं, जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती हैं तथा दूसरे पर नहीं, तथा किनारों पर उनकी ऊंचाइयों में अंतर होता है, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। यह आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण बताएं, क्या कारण है? तो नदी वेदिकाएं निम्न कारणों से उत्पन्न होती। पहले, जल प्रवाह का कम होना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन। तीसरा, विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान। यदि नदियां तट के समीप होती हैं तो समुद्र तल में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है 10वां, नदी विसर्प के निर्मित होने के क्या कारण है, बतलाइए। नदी विसर्प के निर्मित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, मंद ढाल पर बहते हुए जल के तटों पर क्षैतिज अथवा पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर जलोढ़ जमाव जिससे जल के दाब का पार्श्वों पर बढ़ना। तीसरा, प्रवाहित जल का कोरियालिस बल के कारण असर से विक्षेपण होना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गाज और कैनियन में क्या अंतर है? इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। गाज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं, जबकि कैरियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गार्ज ही की तरह गहरे होते हैं। दूसरा, गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है, जबकि कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। तीसरा, कैनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गार्ज कठोरी चट्टानी क्षेत्रों से बनता है। ओके, अगला प्रश्न है 12वां, अवनमित कुंड किसे कहते हैं? तो जलप्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विस्तृत तथा गहरे कुंड को अवनिमित कुंड कहते हैं। ये कुंड घाटियों को गहरा करने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, जल का वेग। दूसरा, जल की मात्रा। तीसरा, नदी भार का आकार। अगला है,
काष्ठ शिलाकृति क्या है और इसका एक क्षेत्र का नाम बताइए। तो उत्तर होगा चूने की चट्टानों और डोलोमाइट की चट्टानों पर भूमिगत जल के कारण बनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। इस प्रकार की आकृतियां दक्षिणी यूरोप, भूतपूर्व यूगोस्लाविया देश के एड्रियाटिक सागर तट, बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देती है। अब बड़े वाले प्रश्न में देखिएगा। पहला, भूमिगत जल भौम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो चूना युक्त चट्टानें आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण करती है। पहला है घोलरंध। ये कीप आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं। इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? घोलरंध कहलाते हैं। ठीक है ना, चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। अब देखते हैं बिरल रंध। बिरल रंध भी देख लीजिएगा, घोलरंध और लेपीज। सबसे ऊपर वाला बिरल रंध, फिर बीच वाला घोलरंध, तीसरा लेपीज है। तो बिरल रंध ये कुछ गहराई पर घोलरंध के निचले भाग से जुड़ी होती हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। लेपीज धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों व खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। निक्षेपित स्थल रूप, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। तो सबसे पहले हम देते स्टैलेक्टाइट। यह चूना प्रदेशों की निक्षेपण प्रक्रिया से बनी स्थलाकृति है। कंदराओं की छत से चूना मिला हुआ जल टपकता है। टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत में ही लटका रह जाता है। इसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत से लगा रह जाता है। ऐसी लटकती हुई स्तंभों की आकृति को स्टैलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है ना। फिर स्टैलेग्माइट, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लिखा है। जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे धरातल पर गिरता है, जो जल को वाष्पित हो जाता है। तो जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, लेकिन चूना पत्थर धरातल पर जम जाता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर एक स्तंभ भी खड़ा हो जाता है, जिसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। स्तंभ देखिए क्या होता है। विभिन्न मोटाई के स्टैलेक्टाइट व स्टैलेग्माइट दोनों स्तंभ बढ़कर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे कंदरा स्तंभ या चूना स्तंभ कहते हैं। ओके, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हिमनद द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। हो जाएगा, हिमानी अपने साथ अवसाद लेकर धीरे धीरे खिसकती हैं। ये अवसाद तली एवं पार्श्वों में अपर्दन करते हैं। इसके अपरदित स्थल रूप इस प्रकार हैं। पहला सर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। हिमानी की ऊपरी भाग में तल पर अपर्दन होता है, जिससे खड़े किनारे वाले गर्त बन जाते हैं, जिन्हें सर्क कहते हैं। टार्न झील, सर्क में हिमनद के पिघलने से जल भर जाता है, जिसे टार्न झील कहते हैं। श्रृंग, जब दो सर्क एक दूसरे से विपरीत दिशा में मिल जाते हैं तो नुकीली चोटी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे श्रृंग कहा जाता है। निक्षेपित स्थल रूप हिमानी क्षेत्र में से बने मैदान हैं। पार्श्विक हिमोड़, अंतस्थ हिमोड़ और तलस्थ हिमोड़। इस चित्र को आप भी अच्छे से देखिएगा। ओके, यहाँ से आप देखते हैं ड्रमलिन और भेड़शिला क्या है। ड्रमलिन हिमनद द्वारा एकत्रित रेत व बजरी का ढेर है, और भेड़शिला जो है रेत, बजरी व गोलाश्मों का एक ढेर है, जिसका एक तरफ मंद व दूसरी तरफ तीव्र ढाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवनों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा उनसे बनी भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। छत्रक शैल, तेज हवाएं किसी शैल को अपवाहित कड़ों द्वारा काट देती हैं, तो ऊपर की शैल छतरी जैसी बन जाती है। बरखान क्या है?
पवन अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती है गतिमंद होने पर एक जगह इकट्ठित हो जाती है और ये अर्धचंद्राकार होते हैं। इनका एक तरफ ढाल मंद और दूसरी तरफ तीव्र होता है। ये डिब्बे आगे की ओर खिसकते रहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ वो दिया है, पवनों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण उसके द्वारा ले जाने वाले कणों की मात्रा पर निर्भर है। यह मरुस्थलों एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है जहां दूर तक अवरोध मुक्त क्षेत्र होता है। तीसरा, पवन मोटे रेत कणों को अधिक ऊंचाई तक नहीं उठा पाता, अतः अपर्दन कार्य थोड़ी ऊंचाई तक ही सीमित है। पवन रेगमाल की तरह मौजूदा चट्टानों को रगड़ता है। अपर्दित पदार्थ को परिवहित करना पवन की गति पर निर्भर करता है। इन्हीं सिद्धांतों पर निम्नलिखित आकृतियों का शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। ये आकृति देख लीजिए, बरखान और छत्रक से। चौथा प्रश्न है, तरंग व धाराएं किस प्रकार भू आकृतियों का निर्माण करती हैं? इनके द्वारा बने भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो तरंगे भी घर्षण, विलयन एवं चट्टानों पर सीधे प्रहार करती है। दूसरा, द्रव चलित क्रिया से ये तटों पर अपर्दन से भू आकृति का निर्माण करती है। तीसरा, ये भी औजारों के रूप में समुद्री बालू एवं बजरी का इस्तेमाल करती है। मुख्य स्थल रूप ये हैं समुद्री भृंग, समुद्र की ओर सीधे खड़े ढाल वाली चट्टान को मृग कहा जाता है, ठीक है ना। समुद्री गुफाएं, महराव, स्तंभ और पुलिन बीच निक्षेपित स्थल रूप में रोधिका, भूजिहवा और लैगून है। इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हिमनद क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिमनद पृथ्वी मोटी परत के रूप में हिम प्रवाह तथा पर्वतीय ढालों में से घाटियों की ओर रैखिक प्रवाह के रूप में बहने लग वाली हिम संहित को कहा जाता है, संहति को कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। हिमनद की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, प्रवाहित जल की अपेक्षा हिमनद का प्रभाव काफ़ी मंद होता है। और दूसरा, हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक प्रभावित हो सकता है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण प्रभावित होते हैं। कारक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब इस चित्र ये बॉक्स को आप देखिएगा। तल संतुलन के कारण अपर्दित स्थल रूप और निक्षेपित स्थल रूप। तो नदी व प्रवाहित जल से होता है गार्ज, कैनियन, बी आकार की घाटी और जलप्रपात। निक्षेपित में क्या हो जाता है, गोखुर झील और विसर्प गुम्फित नदी और डेल्टा। तो ये तो क्या होता है, नदी के द्वारा बनता है। भौम जल से देखिए, छोलरंध्र, बिलयरंध्र, लेपीज और स्टैलेग्माइट और स्तंभ, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ये दो बनते हैं निक्षेपण से और ये अपर्दन से। तो अपर्दन क्या होता है, नदी काटती है जिसको, निक्षेपित जिसको जमाती है। नदी मतलब इन सब में कोई भी नदी चाहे हो, चाहे भौम जल हो। हिमानी से देखिए, हिमगदर, सर्क, लटकती घाटी। और ये निक्षेपित क्या करती है, हिमानी, हिमोड़, एस्कट व ड्रमलिन। पवन क्या किसको निक्षेपित करते थे, पेडिमेंट, प्लाया, छत्रक शैल। और इधर निक्षेपित बालू के टिब्बे व बरखा। ओके। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद क्या है, ये वही हिमनद है जो विशाल समतल क्षेत्र पर हिम की परत के रूप में फैले हुए हैं। दूसरा है पर्वतीय या घाटी हिमनद। ये वही हिमनद है जो पर्वतीय ढालों पर घाटियों में बहते हैं। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 7 के प्रश्नोत्तर। थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई है, तो आप यदि आप इनको समझेंगे, थोड़ा चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।